हे हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ एशियन जुडिशरी। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर आज बात करेंगे अपने वीडियो में। एक ऐसा विषय जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गई है सडनली, काफ़ी दशकों बाद ये विषय वापस से चर्चा में आई है। उसके बारे में बात करेंगे। क्या है पटना हाईकोर्ट की रूलिंग, क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रूलिंग, क्या कहती है। एक एक फैक्ट्स को समझेंगे, एक पर्टिकुलर केस के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे। एक ही केस नहीं होगा, बहुत सारे केसेस होंगे, पर एक ऐसा केस जिसके बाद रूलिंग्स के बाद बहुत ज्यादा चर्चा में आई है। ठीक है, उसको बोलते हैं एनलमेंट ऑफ फोर्स्ड मैरिज, हिंदी में बोलते हैं जबरन विवाह को रद्द करना। और अगर आप इसको टिपिकल रीजनल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो बोलते हैं पकड़ा विवाह। एक ऐसी अजीब सी कुप्रथा जो पटना हाईकोर्ट की रूलिंग के बाद काफी ज्यादा वापस न्यूज में आई है। आप अगर पिछले कुछ महीनों से एक्टिव हो गए तो आपको काफी सारे वीडियो जैसे रिसर्फेस होते हुए दिख जाएंगे, जहां पे लड़की की मांग में जबरदस्ती सिंदूर डालने की जो सिस्टम है ना, ये काफी ज्यादा वापस से आपको चर्चा में दिख जाएंगे। ठीक है, इस चीज को समझेंगे, पूरी बात समझने का कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, समर्थ एशियन जुडिशरी के बारे में लोगों को बताइए। देखिए, डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि मैं इस पूरे वीडियो में अपनी पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं दूंगा। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बारे में बात करेंगे, डेटा जो कहती है उसी के बारे में बात करेंगे। मैं खुद भी बिहार से बिलोंग करता हूं, इसलिए मुझे कोई भी शौक नहीं बिहार के इमेज को खराब करने का। ये मेरे डिस्क्लेमर पहले आप समझ लेना। देखो, न्यूज आर्टिकल्स ने कहा कि शादी के नाम पे लड़के का अपहरण करके लड़की की मांग में जबरदस्ती सिंदूर डालने की जो प्रथा जो 1970s 1980s में बहुत ज्यादा हुआ करती थी बिहार में, पूर्वांचल साइड में, वो वापस से न्यूज में आ गई है। उसके बारे में काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स ने कवर करा। सडनली इसी बीच क्या हुआ कि एक पटना हाईकोर्ट की रूलिंग आ गई, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर करते हुए कहा कि इस पर्टिकुलर केस के रूलिंग के बाद ये जो नंबर है इस केसेस के वो कम जाएंगे। नंबर कितने, हजारों में है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो बिहार की कहती है कि हजारों केसेस जबरन शादी के हर साल दर्ज होते हैं बिहार में। अब ये चीजें बिहार में इतनी ज्यादा है तो इसलिए बिहार का न्यूज बहुत ज्यादा दिखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में ही होगा, मुझे लगता है सब जगह होगा, पर ये बिहार से ज्यादा नजर आता है, इसलिए लोगों को न्यूज आर्टिकल्स में जो सारी चीजें वो बिहार में कवर कर दी जाती हैं। इस वजह से जो बिहार का इमेज है ना, पिछले कई महीनों में वापस खराब हो गया है। ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी है कि इस चीज को ग्राउंड रियलिटी के साथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कुछ फैक्ट को समझने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, समर्थ एशियन जुडिशरी को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। यूपीएससी स्क्रीनशॉट के नाम से आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, वंदना कुमारी वर्सेस रविकांत, एक केस का नाम है। सिंपल, वंदना कुमारी लड़की है और रविकांत लड़का, इतनी सी बात आपको समझ में आती है। अभी इस केस का प्रेजेंट स्टेटस क्या है मैं बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पटना हाईकोर्ट की जो रूलिंग है उसके ऊपर स्टे लगा दिया है 3 तारीख को। अब पटना हाईकोर्ट की रूलिंग क्या कहती है वो इंपॉर्टेंट है, पर उस जजमेंट को समझने से पहले आपको इस केस के फैक्ट्स को समझने पड़ेंगे। फैक्ट बड़े सिंपल हैं, 2-3 फैक्ट ही उतने, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। 30 जून 2013 को लड़के और लड़की की शादी होती है हिंदू राइट्स एंड रिचुअल्स के हिसाब से। वंदना कुमारी की और रविकांत की शादी 30 जून 2013 को लखीसराय के अशोक धाम पे शादी हो जाती है। हमारे बिहार में कहते हैं धाम पे शादी हुई है, ठीक है ना। वहां पे शादी होती है इनकी, और हिंदू राइट्स एंड रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली ऐसी बातें कही गई। दोनों ने, किसी ने डिनाई नहीं करी थी कि हिंदू राइट्स एंड रिचुअल्स फॉलो नहीं हुए थे, पर क्या हुआ था उस चीज को समझेंगे। पर जब शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है ना, तो वहां पे उसकी वेलकम अच्छे तरीके से नहीं होती। उसको 2-3-4 दिनों के बाद लौटा दिया जाता है, ये कहते हुए कि अगली बार जब आओगे तभी आना, जब दहेज, सारी चीजें वो दहेज एक सर्टेन अमाउंट इतना लेकर आना और मारुति कार लेकर के आना। ये लड़की पक्ष वालों ने कहा, तभी मैं तुमको एक्सेप्ट करूंगा, वरना नहीं एक्सेप्ट करूंगा। ये बातें कोर्ट में लड़की पक्ष वालों ने कहा। पर सडनली क्या हुआ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है इस केस में समझना, जो लड़की पक्ष वालों ने कहा था कि जो लड़का है वो शादी करने के पर्सपेक्टिव से ही अपनी आर्मी से, अपने इंडियन आर्मी में जॉब करता है, अपनी पोस्ट से, अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर के आया था। मैं इनकी पोस्ट आपको डिक्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहां पे दिक्कत क्या हुई, अब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया कि इंपॉर्टेंट है क्यों, अभी बताता हूं। सडनली जब उसको लौटा दिया गया और लड़की पक्ष वालों ने कह दिया मैं पैसे देने में सक्षम नहीं हूं, ये सारी बातें लड़की पक्ष वाले कह रहे थे, तो 16 जुलाई 2013 को शादी के 16 दिन के बाद लड़के के अंकल के द्वारा एक केस दायर की गई कि जिसमें अंडर सेक्शन 352, 323, 341 बेसिकली रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, किडनैपिंग, मारपीट, इन सबको मद्देनजर एक केस दायर करी गई। ठीक है, बाद में एफआईआर हो जाती है, चीजें बाद में चल के, पर अभी भी आपको समझ भी नहीं आ रहा हो कि आखिर इस लड़के के घर वालों ने ये सब चीजें क्यों करी। मारपीट की केस क्यों करी, किडनैपिंग की केस क्यों करी, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का केस क्यों करा, भी समझाता हूं। ऐसा लड़के ने 48 दिन के बाद, लगभग शादी के 48 दिन के बाद नहीं, 43 दिन के बाद एक केस करा कि ये शादी जो हुई है ना, ये शादी सेक्शन 12(1)(c) के तहत वाइडेबल है। अब सेक्शन 12(1)(c) के तहत वाइडेबल क्यों, अभी समझाऊंगा। और सेक्शन 7 के तहत भी सही नहीं है। अब 7 क्या कहता है उसके बारे में समझेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 12(1)(c) को समझो पहले, हिंदू मैरिज एक्ट का। अगर आप हिंदू हो तो शादी आपके हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी,
और कहा जाता है कि सेक्शन 12(1)(c) वाइडेबल मैरिज के कॉन्सेप्ट को बताता है। कहता है कि अगर आपकी शादी लड़का लड़की में से कोई भी ये कह दे कि मेरी शादी मेरे कंसेंट से नहीं हुई थी, तो आपके कहने पे शादी क्या हो जाती है, खारिज हो सकती है। अगर आप ये कह देते हो, आप प्रूफ कर देते हो कि शादी मेरे कंसेंट से नहीं हुई थी, फोर्सली हुई थी, मेरी इच्छा के विपरीत जाकर के शादी हुई थी, मैं इसमें अपनी इच्छा नहीं दिया था। आपको याद है कई बार लड़के लड़की जब अरेंज मैरिज होती है तो पूछी जाती है कि भाई आप शादी करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो, आपकी इच्छा है कि नहीं है। अगर मान लो वो कह दे मेरी इच्छा नहीं है और तभी उसके बाद शादी हो जाती है, तो सेक्शन 12(1)(c) के तहत वो केस दायर कर सकती है शादी को खारिज करने के लिए। ये बात लड़के ने कही। अब समझ में आया कि मैंने क्यों कहा था कि वो छुट्टी लेकर आया, फिर वो केस क्यों कर रहा है, आप इस चीज को समझो। और वो भी 43 दिन के बाद। अब 16 तारीख को क्यों हुआ था वो भी चीज समझाऊंगा। पर उसने एक और बात कही थी कि सर सेक्शन 7 फॉलो होता है यहाँ पे, मतलब सेक्शन 7 को फॉलो नहीं किया गया। वो क्यों? सेक्शन 7 कहता है सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज में कुछ सेरेमनीज होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है सप्तपदी। ये नहीं हुई थी। अब सप्तपदी क्या होता है? 7 फेरे। लड़के ने कहा कि सर 7 फेरा नहीं हुआ तो शादी कैसे हुआ? हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि 7वां फेरा जैसे ही होगा आपकी शादी कंप्लीट मानी जाती है। तो दोनों समझ में आ गया, सेक्शन 12(1)(c) भी और सेक्शन 7 भी। इसके अलावा ये जो 16 तारीख को केस हुई थी ना, इस केस को समझो। लड़के ने कहा कि मेरी शादी फोर्सली हुई है, जबरन हुई है, पकड़ के हुई है, और मैं उस टाइम पे केस नहीं कर पाया था, इसलिए मेरे अंकल ने 16 तारीख को केस करा इन सारे सेक्शंस के तहत। 323, 341, 352, इसमें सब कुछ लॉन्गफॉर रिएस्टेंट, जबरदस्ती रोकना, मारपीट, किडनैपिंग, ये सारी सेक्शंस हैं। अब समझ में आया कि लड़का कह रहा है जबरदस्ती शादी हुई, तो शादी हुई 30 को, एफआईआर 16 तारीख को कर रहे हो, ये भी क्वेश्चनिंग है। और शादी हुई 30 को और फिर आप 43 दिन के बाद सेक्शन 12(1)(c) में जा रहे हो, तो ये सारी बातें क्वेश्चन मार्क थी। अब समझो, अब ये सारी बातों में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या हुआ कि शादी के 3 साल के बाद 2016 में इस लड़के ने पहली शादी इसकी वैलिड होते हुए, अभी पहली शादी का केस चल रहा है, इन बिटवीन इसने क्या करी, दूसरी शादी करी एक पर्टिकुलर लड़की से, और इससे बच्चे भी हैं। और जैसे ही इसकी इंफॉर्मेशन बंदना को मिलती है, बंदना ने क्या करा, केस दायर करा 494 के तहत, बाइगैमी। जब आपकी पहली शादी हो, पति पत्नी में कोई भी जिंदा हो, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, 7 साल की सजा है। सेक्शन 494, 498 है, सेक्शन 3-4 ऑफ द डॉडी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत इन्होंने केस करा लखीसराय में। अब ये बातें पहुंची, सेक्शन 12(1)(c) वाला जो केस था, ये बात पहुंची कोर्ट में। तो कोर्ट ने क्या कहा, लर्नेड प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट लखीसराय ने 27 जनवरी 2020 को जजमेंट दिया, शादी के 6-7 साल बाद। सेक्शन 12(1)(c) जिसको चैलेंज किया गया था ना, जिसको उसने बोला कि भाई ये शादी वैलिड नहीं है, वाइडेबल है, इस केस में जो लर्नेड जज थे उन्होंने कहा कि शादी भाई कहीं से भी फोर्सली नहीं है, ये जो तुमने सारी कहानी बनाई है ना, जबरदस्ती की बनाई है। और इसमें सबसे ज्यादा किसको देखा गया, जो लड़के के अंकल थे ना, जिन्होंने कहा कि मुझे भी अरेस्ट किया गया, मुझे भी पकड़ लिया गया था, एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया था 30 जून को। लड़का कह रहा था कि मैं और मेरे अंकल गए थे पूजा करने सोगदा, वहां पे क्या नाम है, लखीसराय में कहीं शिव भगवान का कहीं पे इन्होंने बोली थी, वहां पे मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया गया और गन पॉइंट में मेरी शादी कर दी गई। अंकल को दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया, मुझे दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया, मारपीट हुई थी, गालियां वालियां दी थी, इसलिए मैंने 16 दिन के बाद एफआईआर करी, वो 16 जुलाई वाला एफआईआर। तो जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि भाई 16 दिन के बाद तुमने एफआईआर क्यों करी, और शादी के 43 दिन बाद तुम वाइडेबल मैरिज के लिए क्यों गए हो, और तुम्हारे फोटोग्राफ तो सब कुछ दिखाते हैं, भले ही फोटोग्राफ्स हमने एग्जामिन नहीं करे, पर फोटोग्राफ तो सब कुछ दिखाते हैं कि तुम्हारी शादी तो प्रॉपर, तुम खुश हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें इन्होंने कहते हुए इस सेक्शन 12(1)(c) में जो इसने कहा था ना, शादी को कहा कि गलत, मतलब ये जो शादी है वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने जो कोर्ट में केस करा वो गलत है। अब ये बात बंदा कहां जाएगा, हाईकोर्ट जाएगा। अब ये हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट जाते हुए हाईकोर्ट ऑफ पटना ने जो रूलिंग दी वो बेहद इंपॉर्टेंट है। हाईकोर्ट ऑफ पटना ने कहा, अभी सडनली इसकी कुछ टाइम पहले रूलिंग आई है, उन्होंने क्या कहा उस चीज को समझो। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि देखो भैया ऐसा है कि ये जो भी बातें कही गई है ना, लर्नेड कोर्ट ने कही, प्रिंसिपल कोर्ट ने, वो बिल्कुल सही नहीं है। अब क्यों नहीं सही है उस चीज को समझो, अब क्यों सही नहीं है ये बात समझने से पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है सप्तपदी के ऊपर क्या बात करी गई। उन्होंने कहा कि आप मुझे एक बात बताओ, जब सप्तपदी परफॉर्म नहीं हुई तो शादी कैसे हुई। अब सप्तपदी का सिस्टम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको एक और जजमेंट में बताऊंगा जो कल परसों आई है दिल्ली हाई कोर्ट की। तो पटना हाई कोर्ट ने कहा कि जब शादी हुई नहीं, सप्तपदी हुई नहीं, तो शादी कैसे हो गई, क्योंकि सेक्शन 7 तो कहता है कि परफॉर्मिंग सप्तपदी इज साइन क्वा नन फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज। वैलिड हिंदू मैरिज के लिए सप्तपदी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 फेरों का प्रथा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 7 फेरों मतलब अग्नि के चारों तरफ साक्षी मान के आप जो शादी करते हो ना, 7 फेरे कई कई लोकल कस्टम्स में अलग होते हैं, कहीं कहीं मैंने खुद ने भी देखे आंखों से, जो रिचुअल्स होते हैं वो लोकल थोड़े अलग हो जाते हैं, वहां पे 7 फेरे ना होकर के कुछ और होता है, कई सारे एरियाज में है, पर सप्तपदी का सिस्टम आपको हर जगह मिल जाएगा। पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें बताना भूल गया मैं,
ये जो प्रिंसिपल कोर्ट में पूछा गया था पंडित जो थे उनसे कि भाई बताओ सप्तपदी क्या होता है, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं सप्तपदी क्या होता है, मैंने तो बस शादी करा दी। तो मतलब कहने का मतलब ये चाह रहा हूं ना कि सप्तपदी के बिना भी शादी होती है लोकल एरियाज में, पर उसके जगह लोकल कस्टम फॉलो होता है। अब लोकल कस्टम क्या था इनका वो ये बताएं। पर कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने कहा कि सप्तपदी जब परफॉर्म नहीं हुई तो शादी कैसे हुई। हिंदू राइट्स एंड रिचुअल्स में तो सप्तपदी साइन को अनन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो हो ही नहीं सकता, इसेंशियल फैक्टर है। इसके अलावा जो रिस्पॉन्डेंट है यानी जो लड़की है वंदना कुमारी, वो सारी बातों को इवेसिवली डिनाइल कर रही, कुछ भी मनमौजी डिनाइल कर रही, जो मन में आ रहा है वो बोल दे रही है, ये नहीं था वो नहीं था। इवेसिव डिनाइल आप नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो सीपीसी पढ़ी होगी आपने तो ऑर्डर 8, वो कि आप इवेसिव डिनाइल नहीं कर सकते। उसके अलावा पिटिशनर ने ऐसा नहीं है कि 43 दिन तक कोई स्टेप नहीं लिया, तो लर्नेड प्रिंसिपल जज ने तो कुछ फॉलो ही नहीं करा, उन्होंने तो देखा ही नहीं। पटना हाईकोर्ट कह रही है कि आपने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। भाई 43 दिन में इन्होंने, इंडियन आर्मी वापस घर चला गया, मतलब छुट्टी से लेकर के कहां चला गया, ड्यूटी पे चला गया, वहां जाकर इसने अपने डिपार्टमेंट के थ्रू एक्शन लिया था इस शादी के ऊपर। तो ये कहना कि 43 दिन तक सो रहा था, ये गलत बात है। भाई इसने 43 दिनों के अंदर भी एक्शन लिया था। पर प्रिंसिपल जज ने इस बात को नकार दिया था कि ये बंदा शादी के तुरंत बाद घर छोड़कर कहां चला गया था, ड्यूटी। तो पटना कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी चला गया हुआ, ठीक है, कोई इसमें डिनाइल की क्या बात है। पर प्रिंसिपल जज ने नहीं माना था ये फैक्ट को, लड़के के फैक्ट को सही नहीं माना था। पटना हाईकोर्ट ने माना कि नहीं हो सकता है वो ड्यूटी चला गया, पर वहां जाकर उसने एक्शन ली है। तो 43 दिन तक सो रहा था, बात भी गलत है जो प्रिंसिपल जज ने बोली। उसके अलावा फैमिली कोर्ट ने डिनाइल कर दिया कि आपने तो कुछ क्या नाम है फोटोग्राफ्स करे ही नहीं। तो फिर जब फोटोग्राफ्स आपने एग्जामिन नहीं करे तो उसके बेसिस पर आपने जजमेंट कैसे दे दिया, पटना हाईकोर्ट ने कहा। उसके अलावा ये जो FIR 498A के तहत आपने करी है ना मैट्रिमोनियल केस में, वो 2 साल बाद वो कहीं ना कहीं काउंटर ब्लास्ट करता है मैट्रिमोनियल केस को, क्योंकि आपने जो एक केस करी है ना वो बंदे के केस की कई सालों बाद करी है, बस इसलिए कि इसको फंसा दिया जाए। ये बात पटना हाईकोर्ट करी, मैं नहीं कह रहा। और भी बातें देखो क्या कहा गया। पटना हाईकोर्ट कहती है कि वी फाइंड मेरिट इन द कंटेंशन ऑफ द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। पिटिशनर कौन है यहाँ पे, अपीलेंट कौन है, लड़का है। द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट दैट लड़की इज साइलेंट ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड डिनाइल्स आर इवेसिव डिनाइल है, पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है। फर्दर इट हैज कम इन द एविडेंस ऑफ द पिटिशनर साइड दैट द मैरिज डिड नॉट कमेंस। मैरिज तो शुरुआत ही नहीं हुई थी, क्योंकि वहां पे तो कोहैबिटेशन ही नहीं हुआ दोनों के बीच में, देयर इज नो कोहैबिटेशन, तो मैरिज कैसे स्टार्ट हो गई। सिंस द पिटिशनर फ्लेड अवे इन द नाइट ऑफ हिज मैरिज, वो अपनी शादी की रात में भाग गया था। कहां से कोहैबिट, शादी की रात में इसको बंद कर दिया था कमरे में, इसके बाद अगले दिन भाग जाते हैं, FIR करने जाते हैं तो लखीसराय पुलिस नहीं लिखती है, बाद में 16 दिन के बाद करते हैं, ऐसी बातें कही गई। तो लड़के ने तो कोहैबिटेशन ही नहीं किया, शादी तो स्टार्ट ही नहीं हुई, कहां से स्टार्ट हुई, फर्स्ट नाइट को ही भाग गया है। तो इवन दिस फैक्ट हैज नॉट बीन डिनाइड, रिस्पोंडेंट इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया, उसने ये नहीं बोला कि हाँ लड़का नहीं भागा, तो उसने बोला कि हाँ हो सकता है भाग गया होगा, उसने नहीं कुछ डिनाई नहीं करी। और she went to her matrimonial home after the marriage but has been observed earlier that she failed to produce any corroborative evidence, कोई एविडेंस ही नहीं दिखा पाई वो अपने ससुराल के रिगार्डिंग लड़की। Reliance could be placed on the decision of Honorable Apex Court in the case of जियान चंद एंड ब्रदर्स एंड another वर्सेस रतन लाल। इस केस में क्या कहा गया उसके बारे में बात करेंगे। दैट इफ देयर इज नो स्पेसिफिक डिनाइल, अगर आप स्पेसिफिक कोई डिनाइल नहीं करते हो, अगर आप इवेसिव डिनाइल करते हो, तो आपको कोई भी एविडेंस लीड करने का अधिकार नहीं है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था अर्लियर, ये बात कोर्ट करी गई थी पटना हाई कोर्ट में। आगे सिमिलरली रिलायंस ऑफ द लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट ऑन द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ एस नंगालिंगम, आपने पढ़ी होगी ये केस फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में, इज क्वाइट अप्रोप्रिएट दैट a traditional Hindu form of marriage is not a valid marriage in absence of performance of सप्तपदी and दत्ता होम। अगर आप सप्तपदी नहीं करते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो इन सब बेसिस पे जो प्रिंसिपल कोर्ट ने कहा है, जो प्रिंसिपल जज ने कहा है फैमिली कोर्ट ने, वो सही नहीं है और उसको सेट असाइड करते हुए अपील को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। अब इसी अपील के अलाउ होने के बाद लड़की पक्ष वाले सुप्रीम कोर्ट आए थे, सेल्फी डाली वहां पे उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे लगा दिया। अभी तक इतना है, पर अभी आप समझो कि अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या होगा, सप्तपदी। सप्तपदी जिस चीज के ऊपर लड़के वाले ने सबसे ज्यादा रिले करा था वो था सप्तपदी नहीं परफॉर्म हुई सर, फोर्स मैरिज है, कोअर्जन से हुआ है, सेक्शन 12(1) अट्रैक्ट होता है। लड़की पक्ष वाले कह रहे थे भाई तुम 43 दिन तक FIR क्यों नहीं करी, अगर तुमको है तो पटना कोर्ट ने कहा कि नहीं करी है इसने, अपनी डिपार्टमेंट के थ्रू करी इसने आर्मी में, तो 43 दिन तक सो रहा था, बात गलत है। अब ये सारी बातों के बीच में परसों मैंने एक जजमेंट देखा जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अब्सेंस ऑफ लॉ क्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री इज नो लाइसेंस टू प्रैक्टिस बाइगैमी। अगर ठीक है हमारे यहां इंडिया में कोई क्राइम नहीं है एडल्ट्री, पर उसके लिए कोई लॉ भी नहीं बनी हुई है, तो अब्सेंस ऑफ लॉ आपको अलाउ नहीं करता कि आप बाइगैमी कर सकते हो। इस केस के फैक्ट्स में कुछ कही गई थी
कि भाई एक लड़के ने दूसरी शादी कर ली, अब उस लड़की ने कहा कोर्ट में कि भैया इसको समन करके बुलाओ, तो मजिस्ट्रेट साहब ने कह दिया बुला लो। फिर कोर्ट ऑफ सेशन ने कहा कि आप नहीं बुला सकते, आप बताओ कि सप्तपदी परफॉर्म ही नहीं हुई तो शादी कैसे करी इसने सेकंड। वहां पे भी सप्तपदी का ही कॉन्सेप्ट आया था। लड़का वाला कह रहा था सर मैंने तो सप्तपदी परफॉर्म ही नहीं करी है सेकंड मैरिज में, तो मेरी तो शादी नहीं हुई दूसरी। तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक बात बताओ, अगर सप्तपदी परफॉर्म नहीं करा तो ठीक है सेकंड मैरिज नहीं हुआ, ये बात में उसको समन भी क्यों नहीं किया जा सकता? समन करके बुलाओ, उसके बाद उसको बोलो तुमने सेकंड मैरिज करी नहीं करी, क्या है नहीं है। तो सिर्फ सप्तपदी नहीं परफॉर्म करने से अगर सेकंड मैरिज नहीं होता है वैलिड, तो फिर तो कोई भी किसी के साथ भी शादी करके रह लेगा ऐसे ही। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ठीक है तुम सप्तपदी नहीं करते पर दूसरी शादी तुम्हारी वैलिड नहीं है, पर तुम किसी और के साथ रह तो रहे हो, तो फिर ऐसे तो हर कोई करने लग जाएगा। सप्तपदी परफॉर्म नहीं करेगा दूसरे में, वैलिड मैरिज होगी नहीं, उसके साथ रह भी रहा है। पहली शादी वैलिड है, दूसरी शादी इनवैलिड है, फिर भी दूसरे वाले के साथ रह रहा है। तो ये बातें आप समझ रहे हो सप्तपदी कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम है। एपेक्स कोर्ट ने भी कह रहा है नगर निगम के केस में कि आपको सप्तपदी परफॉर्म करना पड़ेगा। जो भी हिंदू रिट्स एंड रिचुअल्स नॉर्मल लेवल पे, लोकल लेवल पे, वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा 7 फेरों टाइप का। अगर आप नहीं कर रहे हो तो शादी वैलिड नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही कहा इस पर्टिकुलर केस में कि अगर दूसरी शादी वैलिड नहीं है, पहली है, तो फिर वो तो ऐसे तो हर लोग करने लग जाएंगे ना कि भाई हम सप्तपदी परफॉर्म नहीं करते हैं, पहली लड़की के साथ छोड़ दो, उसको पहली पत्नी अपनी जगह, दूसरी शादी कर लो और शादी वैलिड भी नहीं होगी तब भी हम उसके साथ रहेंगे। तो ये तो फिर समझ में नहीं आएगा ना कि लोग कौन सही है कौन गलत है। बात समझ रहे हो? मेरी बात कहने का क्या मतलब है कि सेकंड मैरिज ऐसे तो नंबर ऑफ सेकंड मैरिज हो जाएंगे, बहुत सारे सेकंड मैरिज हो जाएंगे इस बेसिस पे, जहां पे बिना सप्तपदी परफॉर्म किए हुए भी बहुत सारे लोग सेकंड मैरिज कर लेंगे और फर्स्ट मैरिज। ये बातें कही गई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि अब्सेंस ऑफ लॉ ऑफ क्रिमिनलाइजिंग एडल्ट इज नो लाइसेंस टू प्रैक्टिस बाइगैमी। और एट द एंड ऑफ द डे आप उसको समन करके बुला सकते हो। समन करते समय ही पहली लड़की से ये पूछना कि तुम बताओ दूसरे लड़के ने सप्तपदी करी कि नहीं करी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको बता के थोड़ी उसने शादी करी थी कि देख मैं शादी करने जा रहा हूं, तुम आके देख ले कि मैं सप्तपदी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, वो थोड़ी बता सकती है। तो समन करके बुलाओ, उसके बाद आगे की बात करी जाएगी। तो मजिस्ट्रेट साहब ने जो कहा था ना समन करने को, वो ठीक थी, सेशन कोर्ट ने जो कहा वो गलत है। पर मैं आपको इन सब चीजों के बीच में बताना क्या चाह रहा हूं, सप्तपदी परफॉर्म करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस केस में क्या जजमेंट आएगा, जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। पर अभी के लिए फोर्स्ड मैरिज को इस एंगल से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जबरदस्ती मैरिज डॉरी का भी एक केस हो सकता है कि हो सकता है डॉरी ना देने की वजह से भी लोग फोर्स्ड मैरिज की बात कर रहे हो कि देखो फोर्स्ड मैरिज करवा के केस खत्म करवा दो, या हो सकता है जेन्युइन भी हो। तो ये चीजें देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या कहता है, तब ज्यादा साफ हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही था इस वीडियो में। काफी हद तक मैंने आपको जो चीजें कोर्ट ने कही वही बताई, अपनी पर्सनल ओपिनियन कुछ दिया नहीं हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।